शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। आज हम इसमें देखने वाले हैं सबसे पहले साइंस की न्यूज़। साइंस के अंतर्गत आज हम जिराफ के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर जिराफ के एक पूर्वज की खोज करी गई है और इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से जिराफ की जो लंबी गर्दन है वो अस्तित्व में आई थी। तो जो न्यू डिस्कवरी है जिराफ एंसेंटर की, वो ये सजेस्ट करती है कि आखिर उन्होंने अपनी लंबी गर्दन को डेवलप कैसे किया। रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड एन एंशिएंट एनिमल रिलेटेड टू जिराफ्स विद ए यूनिक हेलमेट ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स। इनके सर में हेलमेट जैसी संरचना पाई जाती थी, विच दे बिलीव वुड हैव बीन यूज्ड फॉर बटिंग ईच अदर। जब वो लड़ते थे, ठीक है, लड़ते थे तो एक दूसरे को टकराते थे, इसलिए उनके सर पर इस प्रकार की हेलमेट जैसी संरचना देखने को मिलती है। द साइंटिस्ट हैव आल्सो से दिस डिस्कवरी सेट्स न्यू लाइट ऑन हाउ मॉडर्न डे जिराफ इवॉल्व टू हैव लॉन्ग नेक। इसी से हमें ये पता चला है कि आज के जो जिराफ हैं उनकी गर्दन आखिर लंबी कैसी है। ठीक है, फॉसिल्स जिसका अध्ययन किया गया है और उनका नाम रखा गया है डिस्कोकेरिक्स जिलीही वर फाउंड इन नॉर्दर्न चाइना। ये फॉसिल पाया गया है नॉर्थ वाले चाइना में। ठीक है, ये जो नाम रखा गया है जिहीजी, ये रिफ़र करता है मिथिकल चाइनीज़ हॉर्न क्रिएचर। ठीक है, मिथिकल का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पित, एक ऐसा क्रिएचर जिसके हॉर्न हुआ करते थे। ठीक है, चाइनीज़ हॉर्न क्रिएचर के लिए जिहीजी यूज़ किया गया है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल वाज पब्लिश्ड ऑन थर्सडे इन साइंस। साइंस एक पत्रिका है, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन को प्रकाशित किया गया है। तो यदि हम एनिमल के हेड के टॉप को देखें तो ये संभवतः लेयर्ड रहा था इन केरेटिन की लेयर हमको यहाँ पर देखने को मिली। द सेम मटेरियल दैट मेक्स अप हेयर एंड स्नेल एंड नेल्स इन ह्यूमंस। वही चीज़ जिससे हमारे बाल बन रहे हैं, जिससे हमारे नाखून बन रहे हैं, एज वेल एज राइनो हॉर्न, और उसी से बनती हैं एक सींग वाले गैंडे की जो हॉर्न है वो भी। और एडिशनल में आप ये देख लीजिए कि प्रोटेक्टिव हेड पीस तो उसके पास में ही है। द एनिमल हैड ए यूनिक अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्री। ठीक है, इसके अलावा जो कशेरुकी सिस्टम रहता है किसी भी जिराफ में, उसका एक यूनिक अरेंजमेंट देखा गया था। कहाँ पर? उसकी स्पाइन में, मतलब रीढ़ की हड्डी में। दैट कुड हैव हेल्प्ड देम एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम हेड बेसिस, द रिसर्चर बिलीव। इसका मतलब ये है जब उनके सिर टकरा कर वो लड़ते थे तो उस जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए उनकी स्पाइन में स्पेशल अरेंजमेंट हमको देखने को मिला था। हेड बटिंग दे नोट वाज प्रोबेबली ए वे फॉर मेल टू कम्पीट फॉर मेट्स। ठीक है, और ये आखिर लड़ते क्यों हैं? ये लड़ते हैं मेटिंग के लिए, ठीक है, फीमेल के साथ में। अब जितनी लंबी उनकी गर्दन रहेगी उतनी ही उसको वो घुमा पाएंगे, उतने अच्छे से लड़ पाएंगे। इसलिए ये जो इवोल्यूशन है लड़ाई करने वाला, वो धीरे धीरे करके उनको लंबी गर्दन में तब्दील करने लगा था। बट द स्टडी सजेस्ट दैट दिस एविडेंस ऑफ हेड बासिंग सपोर्ट द आइडिया दैट जिराफ इवॉल्व्ड लॉन्ग नेक फॉर फाइटिंग। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस की ही। ये न्यूज़ है अंटार्कटिका महाद्वीप से ये रिलेटेड है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप अटलांटिक ओशियन नॉर्थ की तरफ जाओगे तो, नीचे की तरफ में आप जाओगे तो पैसिफिक ओशियन पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि इसके पूर्व की तरफ में जाओगे तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसके अलावा छोटे छोटे सागर जैसे कि वेडल सागर, साउदर्न ओशियन भी है, रोज सागर है, साउदर्न ओशियन है। इस प्रकार से ये घिरा हुआ है। नीचे की तरफ न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, ऊपर की तरफ आप चले आओगे तो अफ्रीका है, पश्चिम की तरफ में यदि हम जाते हैं तो पड़ जाता है साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड नीचे दक्षिण की तरफ में। अंटार्कटिका से रिलेटेड न्यूज़ आई है। यहाँ पर हमने मैप को तो देख लिए हैं, लेकिन अंटार्कटिका से रिलेटेड एक ट्रीटी है जिसको हम देखने वाले हैं आज।
अंटार्कटिका संधि, जिसको हम वाशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं, 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर सिग्नेचर करे थे और 23 जून 1961 में इस संधि को लागू किया गया था। भारत ने 1983 में इस संधि पर सिग्नेचर करे थे। इसके प्रावधान कौन कौन से हैं? आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल पहला कहता है कि अंटार्कटिका क्षेत्र का यूज़ केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आर्टिकल 2 कहता है संधि में शामिल देशों को अंटार्कटिका में स्वतंत्र वैज्ञानिक अन्वेषण की स्वतंत्रता है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड आप इन रिसर्च कर सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना और परिणाम का आदान प्रदान होने वाला है। आर्टिकल 4 कहता है अंटार्कटिका में प्रादेशिक संप्रभुता के लिए कोई नया दावा या किसी मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा इतना एरिया है और हमारा इतना एरिया है। आर्टिकल 5 कहता है यहाँ पर कोई भी परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ का निपटान निषिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना जो कचरा है यहाँ पर फेंकते जा रहे हैं, परमाणु से रिलेटेड कचरा है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ है। आर्टिकल 6 कहता है कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र में लागू होंगे। मतलब संधि के जितने भी प्रावधान हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र में लागू होने वाले। आर्टिकल 7 कहता है संधि में शामिल प्रत्येक पर्यवेक्षक देशों को अंटार्कटिका के किसी भी या सभी क्षेत्रों में किसी भी समय पहुंच की पूर्ण स्वतंत्रता। आप कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं, सभी क्षेत्रों में किसी भी समय हवाई निरीक्षण आप कर सकते हो। आर्टिकल 8 कहता है कि संधि में शामिल देशों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान इसमें बताए गए हैं। तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने की बात और इसके लिए बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 9 में, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल 10 कहता है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को विरोध करना जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में वर्तमान संधि के सिद्धांतों या उद्देश्यों का उल्लंघन करता है या फिर विपरीत है। आर्टिकल 11 में विवाद होता है, उस पर विचार विमर्श करना, मध्यस्थता करना, सहमति करना है, ये सारी चीज़ें दी गई। आर्टिकल 12 कहता है हर 30 वर्षों पर संधि की समीक्षा होने वाली है। और आर्टिकल 13 में संधि की पुष्टि वर्तमान संधि हस्ताक्षरकर्ताओं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाली है। साइंस की अगली खबर है माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड। ठीक है, प्लास्टिक का कचरा जो कि समुद्र में चला गया है, कईयों साल तक पड़ा है, धीरे धीरे वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में विघटित हो जाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में विघटित होता है और फिर वो वाले जो कण हैं जल में मिल जाते हैं आपस में और जल को प्रदूषित करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक के पार्टिकल होते हैं जिनका साइज रहता है 5 mm डायामीटर से भी कम। ठीक है, यदि इनके कणों का हम डायामीटर देखें ना तो इसका जो डायामीटर होता है वो 5 mm से भी कम रहता है। इनको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो एक होता है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक। दे आर टिनी पार्टिकल डिजाइंड फॉर कमेरिकल यूज एंड माइक्रोफाइबर शेड फ्रॉम क्लोथिंग एंड अदर टेक्सटाइल। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक हम उनको कहेंगे जो कि छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं प्लास्टिक के, इनको डिज़ाइन किया जाता है कमेरिकल यूज़ के लिए एंड माइक्रोफाइबर के लिए। जैसे कि आपको यदि क्लोथिंग में यूज़ करना है, टेक्सटाइल में यूज़ करना है। माइक्रो बेड्स फाउंड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट, प्लास्टिक पैलेट्स एंड प्लास्टिक फाइबर्स। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कौन है? दे आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक। बड़े प्लास्टिक से छोटे प्लास्टिक में जो तब्दीली हो रही है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्लास्टिक, सच एज वाटर बोतल, जैसे कि पानी की बोतलें। माइक्रोप्लास्टिक से आखिर नुकसान होता क्या क्या है? मैरीन डेब्रिस, ठीक है, समुद्री कचरा, प्लास्टिक का एकदम ढेर लगा रहता है। According to the IUCN, at least 8 million ton of plastic end up
इन द ओशियन एवरी ईयर, हर साल 8 लाख मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा जमा होता है समुद्र में। एंड मेक अप अबाउट 80% ऑफ ऑल मैरीन डेब्रिस, जितना भी कचरा पड़ा उसका 80% तो प्लास्टिक का कचरा ही रहता है। फ्रॉम सरफेस वाटर टू डीप सी सेडिमेंट। चलिए अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक लोगों ने एक माइक्रो प्लास्टिक को खोजा है जो पाया गया था कहाँ पर, साइज यहाँ पर बताया जा रहा है एक प्लास्टिक पीस का साइज है स्मॉलर देन ए ग्रेन ऑफ राइस। ठीक है, राइस के ग्रेन से भी जिसका छोटा साइज है। इन फ्रेशली फॉलन अंटार्कटिका स्नो, अंटार्कटिका जी की जो फ्रेश बर्फ़ है वहाँ पर हमको माइक्रोप्लास्टिक मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम, विच दे सेड हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट बाय एक्सेलरेटिंग मेल्टिंग ऑफ राइस। अब इससे खतरा ये है जो आइस है वो तेज़ी के साथ में पिघल सकती है। इसी प्रकार की न्यूज़ 2019 में भी सामने आई थी। अलेक्स एव्स पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड के, इन्होंने कलेक्ट किया था स्नो के सैंपल फ्रॉम द रोज आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। रोज आइस शेल्फ अंटार्कटिका से इस स्नो के सैंपल को कलेक्ट करा था। द रिसर्चर देन फाउंड दैट देयर वर प्लास्टिक पार्टिकल इन एवरी सैंपल फ्रॉम रोज आइस शेल्फ। रोज आइस शेल्फ, ठीक है, समुद्र की जो चादर है, यहाँ पर जो हमने कलेक्ट करे हैं बर्फ़ के टुकड़े को, स्नो को, यहाँ पर हर सैंपल में हमें प्लास्टिक मौजूद मिला है। एंड दैट द फाइंडिंग्स वुड बी ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, और ये जो फाइंडिंग है ग्लोबल सिग्निफिकेंस का एक मुद्दा बन जाता है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं टोंगा इरप्शन से रिलेटेड। हाल ही में ज्वालामुखी जो कि समुद्र के अंदर देखने को हमको मिला था, कहाँ पर कि ये साउथ पैसिफिक में 15 जनवरी को। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आखिर एक्सप्लोसिव था क्यों? एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं दो ग्रुप के द्वारा जो कि सजेस्ट करते हैं जब टोंगा वॉल्केनोज सेंटर कोलैप्स हुआ था, ढहा था, ठीक है, इट स्प्यूड एन इनॉर्मस अमाउंट। स्प्यूड मतलब होता है देते जाना, बढ़ावा देना या फिर सप्लाई करते जाना। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैग्मा दैट रिएक्टेड वायलेंटली विथ वाटर। मैग्मा और पानी, मैग्मा जब कंटिन्यू पानी के साथ में मिलते जा रहा है, उसी के चलते चलते विस्फोट हमको देखने को मिला था। वो जगह को आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे यदि आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नीचे तरफ में आ गए तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड इसके एकदम करीब करीब में दर्शाए गए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर आप, ये वो एरिया है जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। इसी के पास में पड़ गया आपका न्यूजीलैंड, इसी के पास में है आपका ऑस्ट्रेलिया, और इस तरफ यदि आप जाओगे पूरब की तरफ में तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका। हमारी साइंस की अगली खबर माइक्रोमीटेरॉइड से रिलेटेड है। माइक्रोमीटेरॉइड जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं, ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जो सैंड रहता है, सैंड का एक ग्रेन रहता है, उससे भी ये छोटे हो सकते हैं। एवरी डे अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज स्ट्रक बाय मिलियंस ऑफ मीटेरॉइड एंड माइक्रोमीटेरॉइड्स। डेली हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रक होता है, ठीक है, प्रभावित होता है कईयों मिलियंस ऑफ मीटेरॉइड से। मोस्ट नेवर रीच अर्थ सरफेस, उसमें से ज़्यादातर हमारी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज दे आर वेपोराइज्ड बाय द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन। इतनी तेज़ी के साथ में वो हमारी धरती के पास आते हैं कि वो जल करके राख हो जाते हैं, भाप जैसे के उड़ जाते हैं, वेपोराइज होता है बाय द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो आज की जो न्यूज़ है वो माइक्रोमीटेरॉइड से ही रिलेटेड है। हमें समझना होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं टेलीस्कोप है जिसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसको आप एक आँख मान सकते हैं। तो अंतरिक्ष को एक नई आँखें मिल गई हैं, ठीक है, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है। इस आँख का नाम रखा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्टकट में JWST।
तो धरती से यदि इसकी दूरी आप देख लोगे तो कितने किलोमीटर यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए, 16,09,344 किलोमीटर की दूरी है ये। मतलब कि हर दिन इसने करीब 53,644 किलोमीटर की यात्रा तय करी थी। अब ये 16.09 लाख किलोमीटर की कक्षा में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये इसकी अंतिम कक्षा है। इसके साथ ही अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा ने एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि इसके पहले अंतरिक्ष में इतनी दूर किसी टेलीस्कोप को तैनात नहीं किया गया है। इसकी लॉन्चिंग की डेट है 25 दिसंबर 2021। ठीक है, पार्टिकुलर हमें जिस कक्षा में इसको भेजना था वहीं पर इसको रखना था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से क्लियर हो गया है, सूरज है पीले कलर से, उसके बाद अर्थ सूरज का चक्कर लगा रहा है, उसके साइड में मून है, ठीक है, वो अर्थ का ऑर्बिट है। उसी के साइड में हमने ये वेब का ऑर्बिट टेलीस्कोप को भेज दिया जो कि चक्कर लगाएगा पृथ्वी का। उपयोग को लेकर के यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सुदूर गहराई में मौजूद आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल, प्लैनेट, एलियन प्लैनेट, इसके अलावा सौर मंडल आदि की खोज करते रहेगा। ठीक है, और ये जो आँखें हैं मानव द्वारा निर्मित बेहतरीन आँखें, आप इनको संज्ञा दे सकते हो। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हिट किया है माइक्रोमीटेरॉइड के द्वारा। माइक्रोमीटेरॉइड ने इसको मारा है, मतलब कि छोटे छोटे जो रेत जैसे कण रहते हैं ना, उन्होंने इसको हिट किया है। नासा का कहना है ये जो स्ट्राइक हुई है टू वन ऑफ द टेलीस्कोप प्राइमरी मिरर सेगमेंट, इस टेलीस्कोप का जो प्राइमरी मिरर का सेगमेंट है यहाँ पर ये हिटिंग हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा इसके परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करने वाला है। द स्पेस टेलीस्कोप वाज इंजीनियर्ड टू विथस्टैंड माइक्रोमीटेरॉइड इम्पैक्ट्स ऑल्दो द माइक्रोमीटेरॉइड स्ट्राइक वाज लार्जर देन साइंटिस्ट हैड मॉडल्ड। इसके बाद वाली साइंस की न्यूज़ हमारी है न्यूरल सर्किट, जिसको जैविक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका विज्ञान में जैविक तंत्रिका नेटवर्क ऐसे न्यूरॉन्स के ग्रुप को कहा जाता है जो मस्तिष्क से सूचना ले जाना और लाने का काम करता है। इस सूचना का प्रसारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसको भी दो भाग में हम बांट देते हैं, एक होता है सेंट्रल वाला और एक होता है फ्री वाला। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे न्यूरल सर्किट की खोज की है जो कि इन्वॉल्व है हमारे स्पाइनल न्यूरॉन्स में एंड ए सिग्नलिंग पाथवे, जो कि हमें, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है स्पाइनल न्यूरॉन्स में और सिग्नलिंग पाथवे में। ये रिस्पॉन्सिबल है कैसे करके बर्निंग पेन को हमारी बॉडी सेंस कर रही है। उसके लिए जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सर्किट है, उसकी खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। उनका मानना है कि ये जो डिस्कवरी हुई है न्यूरॉन की कुड लीड टू मोर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक पैथोलॉजिकल पेन सच एज शूटिंग, स्टबिंग, बर्निंग पेन बिकॉज इट में इन्वॉल्व द सेम सिग्नलिंग पाथवे। सभी के लिए जो सिग्नल हमारे माइंड तक पहुंच रहा है, माइंड से शरीर तक पहुंच रहा है, वो उस सभी में एक सा ही रहता है, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो स्टैबिंग हो। ठीक है, यहाँ जो स्टैबिंग मतलब होता है छुरा से यदि आप कट गए हो, या फिर बर्निंग हो जा रहे हो, तो सबके लिए जो सिग्नल वाला रास्ता है वो एक ही होता है। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स, जिनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं, एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं एक्सक्लूसिवली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रहता है वहाँ पर इस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड and not in the peripheral segment of other nervous system। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। There are more than 100 billion interneurons in the human body
विच मेक्स देम मोस्ट एबंडेंट ऑफ 3 मेजर न्यूरॉन्स टाइप। स्टडी में कुछ इंटर न्यूरॉन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके समूह को आइडेंटिफाई किया गया है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर हीट सेंसेशन, हीट को हम महसूस कर पा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? ये हैं इंटर न्यूरॉन्स जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में पाए जाते हैं। द research team looked at neurons in the spinal cord and their role in thermal pain based by analyzing mouse model and their response to heated plates। इसके लिए इन्होंने चूहों पर अध्ययन किया था, ठीक है। जैसे कि हीटेड जो प्लेट्स रहती हैं उनके ऊपर चूहों का क्या असर रहता है, ये सारी बातें प्रैक्टिकल की गई थी। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड, ठीक है। तो मंकी पॉक्स वायरस को हम समझने की कोशिश करेंगे। मंकी पॉक्स का कारण है मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, और ये मेंबर है ऑर्थोप्रोक्स वायरस जीनस का इन द फैमिली पॉक्स वेराइडाई। मंकी पॉक्स जनरली सेल्फ लिमिटेड डिसीज़ है विद द सिम्टम लास्टिंग फ्रॉम 2 से लेकर के 4 वीक, मतलब कि 2 से लेकर के 4 हफ्ते में इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। सीवियर केसेस कैन ऑकर इन रिसेंट टाइम्स, अभी अभी देखा जाए तो सीरियस केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। द केस फैटिलिटी रेशो हैज़ बीन अराउंड 3 से लेकर के 6%, मतलब कि यदि किसी को घातक रूप में ये फैलता है तो 3 से लेकर के 6% इस मृत्यु दर बताई जा रही है। 100 में से लगभग 6 लोगों की डेथ हो सकती है। मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन इफेक्टेड पर्सन और एनिमल। ऐसा व्यक्ति जिसको मंकी पॉक्स वायरस है उसके क्लोज में आ गए या फिर एनिमल के क्लोज में आप आते हो तो इसका ट्रांसमिशन होता है। और विथ मटेरियल कंटेमिनेटेड विद द वायरस, ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया आपने जिसमें वायरस था। मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय क्लोज कांटेक्ट विथ लीजन। लीजन का क्या मतलब होता है? लीजन का मतलब होता है घाव, बॉडी फ्लड्स, ठीक है, बॉडी का कोई द्रव है उससे। इसके अलावा रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, सांस ले रहा है, ठीक है, छींक रहा है, खांस रहा है। एंड कंटेमिनेटेड मटेरियल सच एज बेडिंग, ठीक है, आप उसके बेड का इस्तेमाल कर रहे हो। मंकी पॉक्स जो वायरस है वो जूनोटिक डिसीज माना जाता है दैट ऑकर्स प्राइमरली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है? सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है। और फिर ये ओकेजनली इधर से उधर एक्सपोर्ट होते रहता है। न्यूज़ वाले पेज में बताने की कोशिश करी जाती है कि जिसको हम रिलेट करके देख रहे हैं कि यदि सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है मैन टू मैन में तो उससे मंकी पॉक्स वायरस का फैलाव हुआ है। इसको यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में न्यूज़ में क्लियर करने की बात कही जाती है। पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है, कोई भी व्यक्ति जो कि क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में आ रहा है ऐसे व्यक्ति से जिसको मंकी पॉक्स वायरस है, तो ये संभावना है कि आप जो है इस वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। पहली बात यहाँ पर ये बताई जाती है। सेकेंड नंबर पे डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट विथ लीजन, यदि घाव है, घाव से आपकी बॉडी टच हो जा रही है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कैन स्प्रेड द वायरस। सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी चल रही है, उस दौरान यदि घाव हो जाता है किसी प्रकार का तो वहाँ पर भी मंकी पॉक्स वायरस के फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है लेजन्स वर इनिशियली सीन मोस्टली इन द एनाल एंड जेनिटल एरियाज इन द फोरमेन इन whom द वायरस was फाउंड इन द सेमिनल फ्लूइड। मतलब कि मैन टू मैन जब सेक्स हुआ था बताया जा रहा है तो जो एनाल होता है यहाँ पर ही ये घाव हमको देखने को मिले थे।
मतलब कि मैन टू मैन जब सेक्स किया गया था तो जिस एरिया में सेक्स होता है उस एरिया में घाव आ गया था, और यही एक रीज़न था इस वायरस के फैलने का। द लेसन सजेस्ट दैट क्लोज कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज इम्पोर्टेंट फॉर द वायरस ट्रांसमिशन। 5वें नंबर पर बताया जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ द वायरस इन द सेमिनल फ्लूइड इन ऑल 4 men कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन अनलेस प्रूवन दैट वायरस ट्रांसमिशन कुड नॉट हैव हैपेंड एनी अदर वे। ठीक है, इसको हम तभी कन्फर्म मानेंगे कि सेक्स करने से ही ये फैल रहा है, तभी कन्फर्म हो पाएगा जब ये दूसरे तरीके से नहीं फैल रहा है। ठीक है, जबकि ये जो है कई तरीके से फैल सकता है। The researcher have ruled out the possibility of sample contamination. इसके अलावा कुछ खून चूसने वाले जीव भी रहते हैं जैसे कि एस्केबीज, हर्पेस, साइक्लिप्स एंड पब्लिक लाइस क्रैब्स। ये यदि मान के चलिए किसी व्यक्ति को खून इन्होंने चूसा, फिर दूसरे के व्यक्ति के यदि शरीर में चले जाते हैं तो इस प्रकार से भी मंकी पॉक्स वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। फॉरेन वाले पेज से हम देखने वाले हैं वेनेजुएला और ईरान के रिलेशन को लेकर के। वेनेजुएला के लीडर निकोलस मादुरो और ईरान के हार्डलाइन के प्रेसिडेंट हैं, दोनों ने साइन करे हैं 20 साल के कोऑपरेशन एग्रीमेंट को शनिवार के दिन। ए डे आफ्टर मिस्टर मादुरो praised the Islamic Republic for sending badly needed fuel to his nation despite US sanction। US की सैंक्शन ने दोनों देशों को प्रभावित किया है, ईरान को भी और वेनेजुएला को भी। ऐसी कंडीशन में ईरान ने जब वहाँ तेल भेजा उसके देश में तो वेनेजुएला ने उसकी काफ़ी प्रशंसा करी थी। In an interview with President Maduro after his arrival in Tehran for 2-day visit, Iranian state media reported late on Friday that Mr. Maduro hailed Iran's move to send fuel tanker। मतलब कि काफ़ी उन्होंने ईरान की बड़ाई करी थी क्योंकि उन्होंने फ्यूल टैंकर पहुंचाए थे वेनेजुएला, जो कि एनर्जी हंग्री नेशन बन गया है। ये जो ईरान की तरफ से हमें मदद भेजी गई है वो काफ़ी कुछ हमारी राहत पहुंचाने वाली, ऐसा मादुरो का कहना था। अब दिक्कत बात ये हो जा रही है कि जो ठीक है ईरान है वो भी अमेरिका से परेशान है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, तो वो भी अपना तेल बेचने के लिए नया मार्केट खोज रहा है। मतलब कि दोनों देशों के लिए ये सही कंडीशन बन जाती है। तो जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सैटरडे के दिन, मिस्टर राइजी एंड मिस्टर मादुरो साइन 20-year एग्रीमेंट टू एक्सपैंड टाइज इन द ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। एक्सपांसन देखने को मिलेगा हमको ऑयल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, इसके अलावा मिलिट्री एंड द इकोनॉमी। Iranian English language press TV quoted Mr. Maduro before the news conference as saying the two men would meet the discuss। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं FATF से रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कहा जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 की पहल पर 1989 में स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मानी जाती, ठीक है। ये नीति बनाने वाला संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय, विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है। FATF का सचिवालय पेरिस में OECD मुख्यालय में स्थित है। FATF का उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए, ठीक है, कानून बनाना। तो पहला पॉइंट हम देख चुके हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फाउंड किया गया था 1989 में। ये सेट करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड किसके लिए? कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। यदि कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, उसको रोक नहीं रहा है, इसके अलावा टेररिस्ट की फाइनेंसिंग कर रहा है, तो उसको फिर
ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब उसकी इकोनॉमी खतरे में होने वाली है। द FATF इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें इंक्लूड है यूनाइटेड स्टेट। FATF का जो ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलप करना, प्रमोट करना पॉलिसी को, उपायों को दैट विल प्रोटेक्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। पूरा जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कैसे करके किया जा सकते हैं, ठीक है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग को हम रोक सकें। द FATF इज़ मेड अप ऑफ 37 मेंबर कंट्रीज़ एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी शामिल है। द FATF's प्राइमरी गोल इज़ टू डेवलप एंड प्रमोट पॉलिसीज़ टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। कुल मिलाकर के ये पॉलिसी बनाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकी जा सके और टेररिस्ट को रोका जा सके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। जुलाई 2021 से अभी तक का आप डेटा देखोगे तो 2 देश हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में शामिल है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसके मेंबर स्टेट के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और US। 39 मेंबर कंट्री हो गए। FATF की प्रेसिडेंसी की बात करें तो ये रोटेट होती रहती है मेंबर स्टेट के बीच में, ठीक है, 1 साल के अंतराल में। जैसे कि इस बार इंडिया का है तो अगली बार किसी और देश का नंबर रहेगा।